हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन हम आ गए हैं आज के हमारे जो पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। हमारा जो दूसरा जो टॉपिक होने वाला है आज वो हम देखेंगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज जानेंगे। प्रीवियस क्लास जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा। उसमें हमने जाना कि किस तरीके से क्या उस समय के सिनेरियोज थे जिसकी वजह से आज का कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ, कौन कौन से लोगों ने किस तरीके से वहाँ पर अपनी रोल अपनी भूमिका अदा की और फिर आज का जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन करके तैयार हुआ। हमने पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने के बाद में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जाना था। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जाना कि कौन सी डेट को पहली मीटिंग हुई, उसके बाद कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ा और फाइनली जो 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कब अडॉप्ट किया पूरी तरीके से, कब हमने उनको पार्शियली अडॉप्ट किया था, वो सारी चीज़ों पे ऊपर हम बात कर चुके हैं। और आज हम क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियस क्लास में जो भी टॉपिक डिस्कस किया है, जब हम ये टॉपिक नए टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे तो एंड में हम प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स के जो क्वेश्चन होंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है या फिर एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, एक रिवीजन ले लेंगे सो दैट आपका क्या होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि जो भी पहली क्लास हुई है, प्रीवियस जो क्लास हुई है उसमें आपको बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाया गया है जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लास्ट में देखेंगे सारे क्वेश्चंस को जो कि हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। बट अभी जो हम क्लास लेने वाले हैं वो किसके ऊपर लेने वाले हैं, वो हम लेने वाले हैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमने देखा कि इतने लंबे समय के बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ तो उसके बारे में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जो दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें की और फिर उसमें चीज़ें निकल के आई कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके का है, उसकी रूपरेखा क्या है, उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार होता है। जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोला जाता है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान कहने का मतलब है कि जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन करके कैसे तैयार हुआ है, क्योंकि हमने सारे प्रोविजंस जो हैं, सारे रूल्स हैं, सारे आर्टिकल्स हैं, उन सारी चीज़ों को हमने लिख करके एक बुक बना दी है, एक डॉक्यूमेंट बना दिया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक तरीके से, तो वही सारी चीज़ों को हमने रिटन फॉर्म में रख रखा है। तो इस वजह से हमारे संविधान को बोला जाता है सबसे बड़ा लिखित संविधान। लिखित संविधान और कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि यूएसए में आपको लिखा हुआ रिटन एक कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, लेकिन अगर आप चले जाएंगे यूके में यानी कि ब्रिटेन में तो वहाँ पर कोई भी चीज़ें ऐसे लिखी हुई नहीं है, मतलब रिटन फॉर्म में नहीं है। वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो आपका जो पार्लियामेंट है वो तय करता है, समय समय पर उसको वो रूल मानते हैं और फिर जो क्राउन होता है, जो वहाँ की रानी है, ब्रिटेन की रानी है, उनके द्वारा उसको एसेंट मिल जाता है और वो चीज़ें पास हो जाती हैं, नया कानून बन जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर जैसे कि अमेरिका में है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे यहाँ भी सारे प्रोविजंस की किस तरीके से एक स्टेट चलेगा, किस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काम करेगी, किस तरीके से हमारा जुडिशरी का रोल होगा, कौन से ऐसे राइट्स हैं जो हमारे यहाँ जनता को दिए गए हैं, कौन सी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करके जो जनता है वो क्या कर सकती है, अपने राइट्स के लिए मांग कर सकती है। डीपीएसपी के बारे में जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है उसमें बात की गई है, जो भी कि किस तरीके से एक राज्य जो होगा वो प्रोविजंस बनाएगा हमारे देश की जनता के लिए, किस तरीके से एक गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोविजंस बना सकती है, किस क्षेत्र में काम कर सकती है, कितने दायरे में रह करके काम कर सकती है, ये सारी चीज़ें हमको कॉन्स्टिट्यूशन से ही देखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक को, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे संविधान की क्या ऐसी खूबियां हैं जिसकी वजह से हमारा संविधान, हमारा भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन बन करके निकल के सामने आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या की फीचर्स हैं हमारे संविधान में, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से फीचर्स हमने किन कंट्रीज से लिए हैं, क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बनता ही है कि संविधान में कौन से प्रोविजंस है जो हमने किसी और कंट्री से लिए हैं। जब मैंने पहली क्लास ली थी तब बताया था कि हर जो लगभग 60 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनसे हमने क्या किया है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रीड किया है, स्टडी की है और फिर वहाँ से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हैं, हमें लगा है ऐसा कि ये हमारी जनता के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा हो सकता है, हमने उन कंट्रीज से उन प्रोविजंस को अडॉप्ट कर लिया है और उन सब से मिलकर के हमारा एक संविधान बन करके तैयार हुआ है, जिसमें कि हमारे भी कुछ यूनिक प्रोविजंस हैं जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलते हैं, बट कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो है बाकी कंट्रीज़ के जिनमें अच्छे कुछ प्रोविजंस थे उनको हमने शामिल किया है। तो
आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जैसे कि DPSP है या फिर फंडामेंटल राइट है, तो वो किस देश से हमने लिया है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा को और देख लेते हैं कि किस तरीके से आज हमारी पढ़ाई होने वाली है। तो चलिए शुरू करें। तो संविधान हमारा जब बना था, भारतीय संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थीं। जैसे कि पहली बात तो ये थी कि हमारे संविधान को बोला गया था सबसे बड़ा लिखित संविधान। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहने का मतलब है कि दो तरीके के, कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने सारे जो भी प्रोविजंस हैं, जिस तरीके से एक सेंटर रन करेगा, जिस तरीके से जनता की ड्यूटीज़ होंगी, उनके फंडामेंटल राइट्स होंगे, कैसे जुडिशरी रन करेगा, ये सारी चीज़ें कुछ कंट्रीज़ ने हैं बिल्कुल लिख रखी हैं रिटन फॉर्म में। मतलब कि उनका एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज बना हुआ है जिसमें सारी चीज़ें उन्होंने लिख रखी हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कई कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये सारे प्रोविजंस को लिख नहीं रखा है और समय समय पर पार्लियामेंट बताती है कि इस तरीके से नए कानून बनेंगे और वो इस तरीके से काम करेंगे, है ना। मतलब डेमोक्रेसी है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन कई जगहों पर ऐसा है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें तो जो अमेरिका है वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर हमारी ही तरह सारे जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो उसको बिल्कुल लिखा गया है संविधान में और उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलती है, चाहे वो आपका लेजिस्लेचर हो या फिर आपकी जुडिशरी हो। लेकिन अगर आप यूके की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ पर पार्लियामेंट जो नियम बना देती है उसको फिर महारानी का एसेंट मिल जाता है और फिर वो लॉ के रूप में क्या होता है, इन्फोर्स कर दिया जाता है लोगों के ऊपर, यानी कि जनता के ऊपर लागू कर दिया जाता है। इसलिए बोला जाता है भारत को एक तो सबसे बड़ा संविधान है, मतलब कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो चीज़ बन करके तैयार हुई होगी, तो बहुत ज़्यादा बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें लगभग 22 भाग हैं, 395 जो आपके स्टार्टिंग में आर्टिकल्स थे, उसके बाद 8 जो शेड्यूल्स थी। तो इस तरीके से बहुत एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन करके तैयार हुआ था और साथ के साथ में वो रिटन फॉर्म में भी है। इसलिए हमारे संविधान को सबसे बड़ा लिखित संविधान बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये हमारे फीचर्स में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद बोला जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल भी है और कुछ मामले में फ्लेक्सिबल नहीं भी है। मतलब कि कहीं कहीं पर बहुत रिजिड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कहीं कहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत संभावना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको आप साधारण बहुमत के थ्रू, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू आप पास कर सकते हैं, बट कुछ आपके प्रोविजंस ऐसे मिलेंगे जिनके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत लगेगी। कुछ ऐसे आपके प्रोविजंस होंगे जिसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ में 2/3 यानी कि 2/3 या फिर आधे से ज़्यादा राज्यों का भी आपको उसमें क्या रखेगा, एक्सेप्टेंस लगेगा। तो इस तरीके से कुछ मामले, जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर राज्य है, जो स्टेट है, आगे हम इस पर भी बात करेंगे कि स्टेट क्या होता है, किस तरीके से एक स्टेट बन करके तैयार होता है। तो अगर स्टेट है तो स्टेट के अगर नाम में बदलाव करना है, अगर उसकी ज़मीन के अंदर बदलाव करना है, उसकी टेरिटरी में बदलाव करना है, तो ये सारे काम जो है पार्लियामेंट में जो संसद है उनके अंदर आता है। और जो ये सारे मेजर्स होते हैं, ये जो सारे डेवलपमेंट्स या संशोधन जिसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन भाषा में, उसमें क्या होता है, आप सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, साधारण बहुमत के थ्रू इन सारे प्रोविजंस में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई और बड़े लेवल पे कोई ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर आपको संशोधन करने की ज़रूरत है, तो फिर वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत लगेगी। साथ के साथ में कई ऐसी चीज़ें होंगी। स्पेशल मेजॉरिटी कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट की जितनी संख्या है, तो नंबर ऑफ जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से कम 2/3 वहाँ पर अवेलेबल रहे। साथ के साथ में उपस्थित और साथ के साथ में वोट करने वाले यानी कि मतदान देने वाले 2/3 लोग जब होते हैं, तो वहाँ पर जो बिल पास होता है उसको विशेष बहुमत से पास किया हुआ बिल बोला जाता है, या फिर विशेष बहुमत से अमेंड किया गया जो एक्ट बोला जाता है। ठीक है, फिर कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें बदलाव करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आधे से ज़्यादा राज्यों के एसेंट की भी ज़रूरत होती है। तब वहाँ पर आता है आपका विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का आपको चाहिए क्या, एसेंट। तो इस तरीके से कुछ मामलों में फ्लेक्सिबिलिटी है, वहाँ पर संशोधन करने की संभावनाएं हैं, जो कि आर्टिकल 368 के तहत होता है संशोधन। उसको जैसे जैसे हम क्लासेस आगे बढ़ेगी, जब ये सारी चीज़ें आएंगी, पार्लियामेंट वाला पूरा चैप्टर आएगा, वहाँ पर हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितनी हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जानने की ज़रूरत है चीज़ों को, उनको हम ध्यान में देते हुए चलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, पहली बात तो है कि हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान मैंने बता दिया रिटन फॉर्म में है। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे स्रोतों से लिया गया है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, मतलब कि क्या है, मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल कंट्रीज से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न उठाए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इमरजेंसी वाला कॉन्सेप्ट है वो हमने जर्मनी से उठाया है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो हमने अमेरिका से उठा लिया है। अगर हम DPSP की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, जो उसकी बात करते हैं तो वो सारा कहाँ से उठाया, हमने आयरलैंड से उठा लिया है। अगर आप बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, जो कि मूल कर्तव्य बोला जाता है जिसको, अगर वो कहाँ से उठाया है ये बात आएगी तो उसको हमने सोवियत जो संघ था उस समय रशिया, जिसको सोवियत रूस बोला जाता था, तो हमने वहाँ से उठाया है। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज से हमने बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस को उठा करके हमारा संविधान बनाया है। आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि कौन सी कंट्रीज से हमने कौन से प्रोविजंस लिए हैं, क्योंकि यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिलहाल हम फीचर्स के बारे में एक रूपरेखा देख रहे हैं, साथ के साथ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संविधान की क्या खूबियाँ रही हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, मैं लिखूँ कि फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, विशेषताएं क्या है संविधान की, तो यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें लिखूँगी। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान, उसके बाद में रिटन फॉर्म में हमारे यहाँ अवेलेबल है। उसके बाद में दूसरा क्या है, बहुत सारे स्रोतों से हमने लिया है, यानी कि मल्टीपल सोर्सेस से हमने क्या किया है, यहाँ पर संविधान में प्रोविजंस लिखे हैं, तो विभिन्न स्रोतों से लिया हुआ है। दूसरी बात ये हो गई, दूसरी विशेषता। उसके बाद में तीसरा क्या आएगा, नम्यता और कठोरता का, दोनों का, मतलब कि आप कह लीजिए कि रिजिडिटी भी है, कुछ मामलों में कठोर भी है संविधान, और कुछ मामलों में आप कह लीजिए लचीला भी है, यानी कि लचीलापन और कठोरता दोनों को लिया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसको बहुत आसानी से आप सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब सिर्फ आधे से अधिक अगर लोग वहाँ पर उपस्थित रहे संसद में तो वो सारा जो एक्ट है या बिल है वो पास हो जाता है। ठीक है, बिल जो है पास होकर एक्ट बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके ऊपर क्या ज़रूरत होती है, वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, उन चीज़ों को अमेंड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब मान लीजिए जहाँ पर सीधे सीधे बहुत आसानी से चीज़ें अमेंड हो जाए, बहुत सिर्फ आधे से ज़्यादा लोगों की ही ज़रूरत हो, वहाँ पर चीज़ें अमेंड करना बहुत आसान है। पर कुछ ऐसे प्रोविजंस हो जाएंगे जहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत लगेगी, मतलब एक तो हमें ज़्यादा लोगों को जुटाना है, फिर आधे से ज़्यादा राज्यों को मनाना भी है उस मुद्दे पर कि आप ये बिल हम पास करना चाहते हैं, आप उसमें अपना एसेंट दे दीजिए, तो ये चीज़ें थोड़ी टफ हो जाएंगी। तो दोनों जो नम्यता यानी कि लचीलापन और कठोरता, दोनों के गुण को लेकर के हमारा संविधान चलता है। उसके बाद में क्या है, हमारे संविधान की एक विशेषता ये भी है, हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बात की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब कि क्या, कि जब भी लेजिस्लेचर जो है कोई भी कानून बना देता है, कोई भी ऐसा एक्ट पास कर देता है जो कि क्या है, अगर मान लीजिए जनता के हितों को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, अगर वो गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव इफेक्ट में काम कर रहा है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर जनता के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो फिर वहाँ पर जो है स्वतंत्र न्यायपालिका होने से क्या होगा कि जो स्वो मोटो लेकर के जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, उन सारे चीज़ों को, उन सारे जो एक्ट्स को स्ट्रक डाउन कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से। साथ के साथ में अगर आप देखेंगे, जब यहाँ पर बात की जाती है मौलिक अधिकारों की, मैंने बात की, साथ के साथ DPSP भी हमारे संविधान में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे यहाँ हैं, एक सेक्युलर स्टेट की बात की गई है। सेक्युलर स्टेट कहने का क्या मतलब है, सेक्युलर स्टेट का मतलब कि जो धर्म के मामले में हमारा जो जनता के कोई भी मुद्दे हैं, मान लीजिए जैसे कि इंडिया है, बहुत सारे अलग अलग धर्मों से मिलकर के बना है। हमारे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध सारे लोग रहते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता जो है एक तरीके का टर्म है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म जिसको बोला जाता है, इसका बेसिक मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर हमारा जो सरकार है, हमारी जो सरकार है, वो किसी भी धर्म के फेवर में काम नहीं करेगी और किसी स्पेशल धर्म के अगेंस्ट में भी काम नहीं करेगी। मतलब कि जो हमारी
हमारी सरकार है वो न्यूट्रल रहेगी धर्म के मामले में अगर देखा जाए तो। मतलब एक आप नेगेटिव इम्पैक्ट डाल करके काम नहीं कर सकते। कुछ मामलों में आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स में ही धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक आता है, ठीक है। तो धर्म की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। अब कुछ मामलों में ऐसा होता है कि क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट होती है वो हज की यात्रा करवाती है या फिर कोई तीर्थ यात्रा करवाती है, तो वहाँ पर वो आपसे कुछ चार्जेस वगैरह लेती है। जब हम यह सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि ये कुछ अपवाद है, लेकिन ये जो पूरे मेजर्स हैं वो किसी भी धर्म को दबाने के लिए नहीं होते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट आपको कुछ सुविधाएं दे रही होती है, उसके लिए उसके बिहाफ में आपसे कुछ चार्ज लिया जाता है सो दैट आपको वो सुविधाएं प्रोवाइड करा जाए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता देख रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष जो एक टर्म है जो कि हमारे संविधान की विशेषता है, वहाँ पर सिंपल मतलब ये है कि राज्य जो है वो धर्म के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा और हर धर्म स्वतंत्र है अपनी चीज़ों को यहाँ पर फॉलो करने के लिए। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ पर अगर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है तो राज्य या फिर जो गवर्नमेंट है वो फोर्स करे सभी लोगों को हिंदुइज्म फॉलो करने के लिए, ऐसा नहीं है। जितने भी अलग धर्म के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से अपने धर्म को फॉलो करते हुए यहाँ पे रह सकते हैं। जो राज्य है, राज्य कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतलब कि वो क्या रहेगी, धर्म के मामलों में वो अपना अलग रहेगी, जनता को उनके हिसाब से अपने धर्म को चुनने की और उनको मानने की आज़ादी होगी। तो ये सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, ठीक है। बाकी मैंने डीपीएसपी के बारे में बात कर ली। डीपीएसपी है ही, साथ के साथ में आपका फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये सारे के सारे हमारे संविधान की विशेषता है। अब यहाँ पर मैंने एक बात की थी कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो चीज़ है वो बहुत यूनिक है और जो केवल और केवल हमारे ही के द्वारा इजाद की गई है। बाकी किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको वो प्रोविज़न नहीं मिलेगा। और वो क्या है, पंचायती राज सिस्टम, यानी कि 3 स्तरीय या फिर त्रिस्तरीय आपको क्या दिखेगा, शासन व्यवस्था दिखेगी। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था कहने का मतलब क्या है, त्रिस्तरीय शासन मतलब कि आपको देखेगा वहाँ पर एक तो केंद्र में सरकार होगी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके बाद में एक राज्य में सरकार होगी स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद पंचायत के लेवल पे क्या होगा, ग्राम पंचायतें होंगी जो कि क्या करेंगी, आपके जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो कि आपके रीजनल मुद्दे होते हैं, गांव के लेवल पे जो मुद्दे होते हैं उनको एड्रेस करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये जो पंचायत वाला या फिर कर लीजिए कि ट्राई लेवल जो है गवर्नमेंट का, ये जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो केवल और केवल इंडिया ने ही इसको ईजाद किया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही पाया जाता है, ठीक है। बाकी ये सारी विशेषता कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बहुत सारे स्रोतों से लिया गया है, इसमें कठोरता भी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रिजिडिटी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। उसके बाद यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि जो भी राज्य है वो धर्म के मामले में किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ पीपीटी के फॉर्म में आपको लिखी हुई हैं। आपको पीपीटी चाहिए, आप नोटबुक आईएएस के जो ग्रुप होगा वहाँ पर जा कर के ऐप पे जा कर के आप जो पीपीटी है वो एक्सेस कर सकते हैं। मैं बता दूँगी उसको कि किस तरीके से एक्सेस करना है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे। इसके बारे में बात की गई। अब यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि इनमें से कौन जो है वो संविधान की विशेषता है, ठीक है। इसमें एक टर्म और आता है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था कहने का क्या मतलब है कि वहाँ पर एक विधायिका होती है, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, उसके बाद में एक आपका कार्यपालिका होगी यानी कि एग्जीक्यूटिव, और ये सारे चीज़ें राष्ट्रपति के साथ मिलकर के चलेंगी। यानी कि संसद कहने का मतलब है संसद में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, संसद में 3 चीज़ें आती हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि संसद में कौन कौन से लोग मिलकर के संसद बनाते हैं, तो संसद में तो पहली बात ये है, एक है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा, और तीसरा क्या है आपका प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। इन तीनों से मिल करके आपका एक पार्लियामेंट बन करके तैयार होता है। पहली बात तो बेसिक चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए। और संसदीय व्यवस्था कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो लोग होते हैं लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, जो लोग होते हैं जो चुन करके आए हुए जनता होती है, जनता के द्वारा चुन करके आए हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इस संसद में बैठते हैं। और संसदीय व्यवस्था मतलब कि जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो आकर के बैठते हैं और वो क्या करते हैं, जनता के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। ठीक है, लोकसभा में जो लोग होते हैं वो जनरल चुनाव के थ्रू आते हैं, आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं उनके थ्रू आते हैं। राज्यसभा में जो लोग आते हैं वो इनडायरेक्टली आते हैं, मतलब कि इन चुने हुए लोगों के द्वारा ही क्या होता है, वापस से इलेक्शन करवाया जाता है। और फिर जो चुने हुए नेता होते हैं या फिर राज्यसभा के चुनाव में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति भी अपने एसेंट देता है और उसके बाद में मनोनयन होता है, मतलब कि नॉमिनेशन होता है। तो इस तरीके से दोनों मिला जुला रूप जो आपको राज्यसभा में देखने को मिलेगा, लेकिन लोकसभा में डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने हुए लोग आकर के बैठते हैं। ठीक है, और ये इनका काम क्या होता है, जनता के मुद्दों पर कोई भी नियम कानून बनाने का काम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संसदीय व्यवस्था जो है ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है फीचर है। तो सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर देखा क्या क्या है। आपके यहाँ पर एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब यहाँ पर दो टर्म है, एक तो एकीकृत की भी बात कर रहा है, दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका की भी बात कर रहा है। इनको मैं दोनों लैंग्वेज में दिखा देती हूँ आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दिखा देती हूँ सो दैट कोई दिक्कत ना रहे। यहाँ पर यूनिफाइड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की गई है, दोनों चीज़ें बोली गई हैं। यूनिफाइड का मतलब क्या है, यूनिफाइड कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जिस तरीके से मान लीजिए अदर कंट्रीज़ में होता है कि स्टेट की अलग कोर्ट होती है, जैसे अमेरिका ले लीजिए, वहाँ पर स्टेट जो है बाकी सारे उनके अलग अलग कोर्ट्स होते हैं और जो पूरा ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट है उनका एक अलग कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अलग अलग कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन हमारे यहाँ एक यूनिफाइड आपको कोर्ट दिखेगा। यूनिफाइड कोर्ट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको एक सुप्रीम कोर्ट मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपको हाई कोर्ट और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आपको डिवीजनल जो डिवीज़न के हिसाब से आपको दिखेंगे, बहुत सारे जिला के डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपको मिलेंगे। इस तरीके से और भी बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब का हेड कौन है, सुप्रीम कोर्ट। जब भी कोई मामला अगर वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे आता है कोई मामला और वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोविजंस हो जाते हैं जो ऐसा लगता है कि दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी को उससे संतुष्टि नहीं है, तो वो फिर अपील करने के लिए कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में जाएंगे। और यहाँ से अगर कोई मुद्दा हुआ जिसके ऊपर संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है जो कि दोनों पार्टी में से कोई भी, तो फिर वो मुद्दों को लेकर के कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाते हैं। तो हाईएस्ट अथॉरिटी आपका हायर अथॉरिटी कौन है, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि यूनिफाइड कोर्ट का सिस्टम है हमारे यहाँ पे, अलग अलग लेवल पे कोर्ट बने हुए हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति जो है, एक ही कोर्ट जो है वो सर्वोच्च है। फाइनल डिसीजन जो होता है वो एक ही कोर्ट का होता है जो कि है सुप्रीम कोर्ट। ये यूनिफाइड फीचर है कोर्ट का। लेकिन अगर आप स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो मैंने बताया आपको कि जिस तरीके से लॉ मेकिंग का काम किसका है, लॉ मेकिंग का काम है आपका लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं विधायिका। तो विधायिका जो है वो कानून बनाती है और फिर उसको एग्जीक्यूट कौन करवाता है, आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका साथ के साथ में जो आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो मिल करके क्या करते हैं, बने हुए कानून को लागू करवाने का काम करते हैं, जिसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव्स बोला जाता है। तो ये लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है मिल करके सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनको देखने का काम किसका होता है, जुडिशरी का। और ये पावर कहाँ से मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी हुई है जुडिशरी को कि वो क्या कर सकते हैं, समय समय पर रिव्यू कर सकते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स के काम को कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और वो कुछ मामलों में सो मोटो लेकर भी अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा कानून बन गया है जो कि जनता के लिए सही नहीं है, उनके फंडामेंटल राइट्स का खनन हो रहा है, तो फिर वहाँ पर वो सो मोटो लेकर के भी काम कर लेती है। इसलिए बोला जाता है इसको कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है लेकिन यूनिफाइड है। यूनिफाइड क्यों है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लेवल पे कोर्ट्स तो बने हुए हैं, लेकिन एक ही हायर अथॉरिटी है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सारा फैसला जो होगा फुल एंड फाइनल वो सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा किसी भी मुद्दे के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है यूके के पार्लियामेंट की सोवरेनिटी और सुप्रीम कोर्ट यूएसए की सोवरेनिटी के मामले में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब क्या है कि जो यूके में चलता है वहाँ पर जुडिशरी का इतना रोल नहीं रहता। वहाँ पर क्या होता है कि आपको कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें केवल और केवल संसद का, पार्लियामेंट का ही रोल होता है। लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए में जो सुप्रीम कोर्ट होती है उनकी भी चलती है। यहाँ पर जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू, जो न्यायिक समीक्षा वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने अमेरिका से ही लिया है, क्योंकि अमेरिका के जो कोर्ट है वो बहुत पावरफुल है और उनके पास ऐसा पावर है कि वो कोई भी, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने या फिर जो संसद ने कोई कानून बनाया तो उसको रिव्यू कर सकती है। लेकिन ये जो पावर है वो आपके यूके में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, वहाँ पर संसद जो बना देती है कानून वही फुल एंड फाइनल माना जाता है बहुत हद तक। तो इस वजह से हमारे देश ने क्या किया है, इन दोनों का मिक्सचर, कोऑर्डिनेशन लेकर के चले हैं। जब हम 9th शेड्यूल की बात करते हैं तो 9th शेड्यूल में कुछ हमने ऐसी चीज़ें डाल दी है जिसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट्स का मामला जब आता है तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू भी हो पाता है। तो इस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बना करके हम अपने संविधान में लेकर के चलते हैं। ठीक है, ये बात की गई है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे और भी फीचर्स के बारे में तो हमारे यहाँ इमरजेंसी का प्रोविज़न है। जैसे कि हमने ये सारा प्रोविज़न कहाँ से लिया है, आपातकाल वाला हमने लिया है ये जर्मनी से। जर्मनी आगे चलेंगे हम तो देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज से हमने क्या क्या प्रोविज़न्स लिए हैं। तो आपातकालीन प्रोविज़न भी हमारे यहाँ पर लगा हुआ है। इमरजेंसी लाइक कंडीशन 2-3 हमारे यहाँ पे चीज़ें संविधान में मेंशन है कि 2-3 कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से ही आपातकाल लगाया जा सकता है, इमरजेंसी लगाई जा सकती है, अदरवाइज नहीं लगाई जाएगी। वो 2-3 कंडीशंस में क्या क्या आते हैं, अगर मान लीजिए सशस्त्र विद्रोह हो गया है हथियारों के साथ तब, अगर बाह्य आक्रमण हो गया यानी कि बाहर से किसी कंट्री ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तब, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी का कोई मुद्दा आ गया तब। तो ये 2-3 प्रोविजंस है जिसके बेसिस पे इमरजेंसी लगती है, अदरवाइज इमरजेंसी लगाना सही बात नहीं है और गवर्नमेंट को और राष्ट्रपति को ये हक नहीं होता। लेकिन कुछ जो 2-3 प्रोविजंस दिए गए हैं जिनके आधार पर इमरजेंसी हमारे यहाँ पर लगाई जा सकती है। ठीक है, अगली बात ये है, दूसरी बात है कि हमने क्या किया है, हमने यूनिवर्सल जो एडल्ट जो होते हैं हमारे यहाँ वयस्क जो हैं उनको हमने एक मताधिकार दिया है, वोटिंग राइट दिया हुआ है। तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। कई ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ पर सभी को जो वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ है। हमारे यहाँ तो महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स है, पुरुषों को भी है। 18 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी को वोटिंग राइट दिए गए हैं। इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल जो वोटिंग राइट है। लेकिन कई ऐसे स्टेट्स, अभी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है चीज़ें, लेकिन पहले की कंट्रीज़ अगर आप कुछ समय पहले की बात देख लेंगे तो कई ऐसी कंट्रीज़ अभी भी हैं जहाँ पर महिलाओं को बहुत सारे राइट्स नहीं दिए गए हैं, वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए गए, इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे महिला हो या पुरुष हो, सभी को क्या है, वोटिंग राइट मिला हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता यानी कि क्या कहने का मतलब है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का कहने का मतलब क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का सीधा सीधा मतलब होता है कि जिस तरीके से अमेरिका है, अमेरिका में क्या कॉन्सेप्ट चलता है कि वहाँ पर एक तो यूनाइटेड स्टेट है जो कि बहुत सारे स्टेट्स को मिल करके एक संघ बना दिया गया है और उनको बोल दिया गया है कि ये सभी राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट चलता है। अब अमेरिका में क्या है कि एक तो हो गई यूनाइटेड स्टेट की नागरिकता और दूसरी उसके अंदर जो बहुत सारे राज्य आते हैं उनकी नागरिकता। लगभग 54 कंट्रीज़ जो हैं वो 54 जो स्टेट्स हैं वो अगर आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में, यूएसए के अंदर में, तो उसमें क्या है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अलग से सिटीजनशिप चलता है और यहाँ पर जो ये राज्य हैं उनमें से हर एक राज्य में अलग अलग सिटीजनशिप चलती है। यानी कि यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट चलता है। कहाँ पर, यूएसए में। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो हम क्या हैं, हम बहुत सारे राज्यों का संघ तो हैं, लेकिन यहाँ पर राज्यों को संघ से अलग कोई भी मान्यता नहीं दी गई है। मतलब क्या है कि सभी राज्य जो है वो भारत का भाग हैं और सिटीजनशिप भारत के नागरिकों को दी जाएगी, ना कि राज्यों के नागरिकों को। मतलब कहने का क्या है कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। हम आप सभी कौन हैं, भारत के नागरिक हैं। राज्य के लेवल पे ऐसा नहीं होगा कि मैं दिल्ली की नागरिक हूँ या फिर कहीं और की नागरिक हूँ, इस तरीके से नहीं चलेगा। हम सब के सब भारत के नागरिक हैं। मतलब कि सिंगल सिटीजनशिप का ही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे चलता है, डुअल सिटीजनशिप हमारे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, वही जो 3 टायर गवर्नमेंट, मैंने पहले ही बात कर ली कि ये बहुत ही यूनिक एक प्रोविज़न है, यूनिक चीज़ है जो कि पहले के किसी भी कंट्रीज़ में नहीं है। हमारे यहाँ केवल और इंडिया में ही ये तरीके की सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम। यानी कि आपका एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होगी, फिर उसके बाद में आपका जो है
स्टेट के लेवल पे गवर्नमेंट होगी जो कि स्टेट के सारे मुद्दों को देखेगी, और फिर आपका जो है ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत क्या करती है, गांव के लेवल पे जो भी मुद्दे होते हैं जनता के, उनको क्या करती है, ऊपर तक पहुंचाने का काम करती है। और जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो उसको क्या करती है, नीचे के लेवल तक इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। कौन, ग्राम पंचायत। मतलब एक तरीके से मीडिएटर का काम करती है जनता और जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में। तो हमारे यहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट चलता है। ये हमारे संविधान की यूनिक फीचर है, एक यूनिक विशेषता है, ठीक है। उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। आर्टिकल जो डीपीएसपी का 43B है वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए क्या किया गया है, प्रोविज़न दिए गए हैं। तो आर्टिकल 43B साथ के साथ में 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, तो हम अपने टॉपिक पर रहते हुए जो यहाँ पर समझने की चीज़ है, जो ज़रूरी है, उसको हम देख रहे हैं। डिटेल में सारे टॉपिक्स के ऊपर जैसे से आगे बढ़ेंगे पूरे अच्छे से उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम देख लेते हैं हमारे यहाँ क्या प्रोविज़न है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। जो हमारे यहाँ प्रोविज़न चलता है, बहुत सारे लोग मिलकर के एक सोसाइटी बनाते हैं और वो क्या करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में, इकोनॉमी के सेक्टर में अपने आप को बूस्ट करने के लिए अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो विशेषताएँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं, सारे अलग अलग कंट्रीज से लेकर के हमने अपने संविधान की एक फीचर बनाई है, मूलभूत विशेषताएँ बनाई है, ठीक है। तो आप, आई होप आपको अब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये इतने जो चीज़ें हैं इसको आपको एक बार देखने से नहीं होगा, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ चीज़ों को समझने के लिए, सो दैट जब आप खुद से पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें तो आपको सारी चीज़ें याद होंगी, ठीक है। मतलब याद भी होंगी, और जब आप बुक वगैरह से पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत जल्दी वो चीज़ें समझ में भी आएंगी, क्योंकि आप सारे की टर्म्स पहले से ही समझ चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई कि यूनिटरी फंक्शन कहने का क्या मतलब है, सबसे लंबा लिखित संविधान कहने का मतलब क्या है, एकात्मकता की ओर झुका हुआ एक संघीय व्यवस्था हमारे यहाँ पे बोली जाती है। एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था का क्या मतलब है। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म समझने वाली है। 2 टर्म कौन सी समझने वाली है, संघीय व्यवस्था क्या होती है, पहले ये समझिए। यहाँ पर संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम कहने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो केंद्र है और जो राज्य है दोनों मिल बांट करके काम करें, मतलब कि कोई किसी के मैटर में हस्तक्षेप ना करे, नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट ना डाले। संघीय व्यवस्था कहने का मतलब यही होता है कि जो केंद्र होगा वो राज्यों के साथ मिल करके काम करेगा। कुछ केंद्र के अपने अलग मुद्दे होंगे, कुछ राज्यों के अपने अलग मुद्दे होंगे, और दोनों स्वतंत्र होंगे अपने अपने मामलों को देखने के लिए, मतलब कोई किसी के भी रास्ते में नहीं आएगा, इस तरीके की चीज़ होती है, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों क्या करते हैं, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बना करके चलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब है एक तरीके से समन्वय बिठा करके चलते हैं कि कोई किसी के मैटर में ना बोले। अब इसके लिए क्या है, समन्वय के लिए हमने क्या कर रखा है, प्रोविज़न संविधान में हमने प्रोविज़न कर रखा है, कुछ सूचियां बना दी है। सूचियां मतलब लिस्टिंग कर दी है। कौन कौन सी लिस्टिंग की है, ऐसी हमने सूची बनाई है। एक तो होती है राज्य की सूची, स्टेट लिस्ट, जिसमें लिखा होता है कि ये मुद्दा स्टेट का मुद्दा है। जैसे कि आप समझ लीजिए हेल्थ हो गया, वो आपका स्टेट का भी मुद्दा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए पुलिस, यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आपके स्टेट का मुद्दा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पुलिस सिस्टम जो है, ये सारी चीज़ें, तो कुछ ऐसे लिस्ट है जो कि स्टेट लिस्ट में आती है, और उनमें क्या है, केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्यों के पास है। मतलब राज्य वहाँ पर स्वतंत्र है अपने हिसाब से कुछ मुद्दों में कानून बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसमें केवल और केवल केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, उनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं या फिर केंद्रीय सूची बोलते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, इस लिस्ट में जो भी चीज़ें मेंशन होंगी उसको क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास अथॉरिटी होगी कि वो क्या कर सके, इन लिस्ट के ऊपर में कानून बना सके, ठीक है। तो कुछ मामले जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। जो भी हमारे अनुसूचियां हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं, और बहुत सारे पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लिस्टिंग वगैरह भी देख लेंगे कि कौन से टॉपिक्स जो है वो केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि हिंदी में बोला जाता है उसको समवर्ती सूची। तो इस
कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के लिए प्रोविज़न होते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में जो चीज़ें होती हैं, यानी कि समवर्ती सूची में जो चीज़ें होती हैं, जो मुद्दे होते हैं, उस पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकते हैं। इस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए हमारे संविधान में ये सूचियाँ, ये लिस्ट जो है वो मौजूद है। और जो संघीय सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम बोलते हैं इसको, वो यही काम करता है कि केंद्र और राज्य दोनों मिल बांट करके काम करे, कोई किसी के भी मामले में हस्तक्षेप ना करे, कोई किसी के मामले में इंटरफेयर ना करे, ठीक है। लेकिन हमने अभी प्रोविज़न क्या पढ़ा, हमने अभी प्रोविज़न ये पढ़ा कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघीय व्यवस्था है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा अथॉरिटी राज्यों को दे दिया गया है कि राज्य अलग से अपना कानून बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे प्रोविज़न्स ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल केंद्र ही मामला जो है कानून बना सकती है, वहाँ पर राज्यों को हस्तक्षेप करने की मनाही है। इसलिए बोला गया है कि हमारा जो संविधान है वो संघीय व्यवस्था तो है, फेडरल तो है, लेकिन किस तरीके का फेडरल है, क्वाज़ाई फेडरल या फिर क्वासी फेडरल बोला जाता है, यानी कि अर्ध संघीय है। अर्ध संघीय कहने का मतलब क्या है कि कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जिसमें राज्यों को भी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। इसलिए बोला गया है कि एकात्मकता के ऊपर साइड में झुका हुआ है, मतलब यूनिटरी सिस्टम की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है। क्यों? यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सारी अथॉरिटी, सारा जो पावर है वो एक ही सत्ता के पास में होती है ना। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, केंद्र को भी कुछ पावर होती है, राज्यों को भी कुछ पावर होती है। हमारे यहाँ पे क्वाज़ाई फेडरल चलता है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध संघीय। अर्ध संघीय कहने का क्या मतलब है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके ऊपर केवल और केवल केंद्र ही कानून बना सकती है, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें राज्यों को भी स्वायत्तता दी गई है। जैसे अगर मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है, चीज़ों को देखना है, वहाँ पर केवल और केवल जो है वो केंद्र ही काम करती है, जिसको अवशिष्ट शक्तियाँ बोल दिया जाता है। तो इंटरनेशनल मैटर्स में केवल और केवल कानून जो है वो केंद्र ही बना सकती है। इस तरीके के और भी 2-4 प्रोविजंस हैं। इस वजह से हमारे संविधान को क्वाज़ाई फेडरल बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो लगभग जितने स्पेशल फीचर्स थे हमारे संविधान के, उसको हमने यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे संविधान में मेंशन है। अब यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन बन जाए कि कौन कौन सी विशेषताएं हमारे संविधान की है, तो आप वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करके पहुँच जाएंगे कि हाँ, हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है, बहुत सारे स्रोतों से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। नम्यता अनम्यता का गुण है, यानी कि वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, हम चाहे अमेंड कर भी सकते हैं। कुछ मामलों में रिजिडिटी भी है, यानी कि कठोरता भी है। कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर संशोधन नहीं किया जा सकता, जिसको हम आगे जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वहां पर हम आर्टिकल 368 पढ़ेंगे, और जब संविधान में संशोधन वाला प्रोविज़न पढ़ेंगे तब वहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है जिसमें संशोधन करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, या फिर कहाँ पर कठोरता वाला सिद्धांत चलता है। ठीक, अगली विशेषता क्या है कि संघीय व्यवस्था है हमारे संविधान की, लेकिन एकात्मता की ओर झुका हुआ है। ठीक है, यानी कि यूनिटरी सिस्टम की ओर झुका हुआ है। मतलब क्या है कि क्वाज़ाई फेडरल व्यवस्था है, अर्ध संघीय व्यवस्था है हमारे यहाँ पे। उसके बाद है सरकार का हमारा संसदीय रूप है। संसदीय रूप मतलब कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया किससे है, तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, वहाँ से हमने अडॉप्ट की है चीज़ें। उसके बाद में यूके की संसदीय संप्रभुता है और न्यायिक सर्वोच्चता है, जो कि यूएसए से ली है। मतलब कि यूके में जिस तरीके से संसद सर्वोच्च होता है, पर जहाँ पर अमेरिका की बात आती है वहाँ पर जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी कई मामलों में हस्तक्षेप करके जो होता है वो लेजिस्लेचर के पावर को सेपरेट करने की, कम करने की कोशिश करता है ना। तो हमारे यहाँ पे ये दोनों चीज़ों का एक तरीके से मिक्सचर है, कोऑर्डिनेशन है, कि हमारे यहाँ पे संसद भी कुछ मामलों में ऊपर है और कुछ मामलों में हमारे यहाँ पे कोर्ट को भी अधिकार दिया गया है कि वो जुडिशियल रिव्यू करके स्ट्रक डाउन कर सकता है चीज़ों को। ठीक है, तो बैलेंस है हमारे यहाँ। उसके बाद मैंने बताया एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब कि कोर्ट तो हमारा एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे बहुत सारे कोर्ट्स हैं, लेकिन क्या है वो स्वतंत्र है। संसद अगर कोई कानून बनाती है वो स्वतंत्र है अपने तरीके से उसको क्या करने के लिए, बताने के लिए और उसको चेक करने के लिए। ठीक है, और एकीकृत कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट लेवल पे कोर्ट बने हुए हैं, लेकिन एक हायर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है और उसका फैसला ही सर्वोच्च माना जाता है। ठीक,
उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर राज्य है हमारा, अलग अलग धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं और जो केंद्र है, जो शासन है, वो उनके मामलों में, राज्य जो है वो उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। उसके बाद सभी को यूनिवर्सल वोटिंग राइट मिला हुआ है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी को वोटिंग राइट मिला हुआ है हमारे यहाँ। स्वतंत्र निकाय है, कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जिनको अब बिल्कुल फ्रीली काम करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो हमारे जैसे एनजीओ वगैरह का भी हमारे यहाँ पे काम चलता है, तो एनजीओ क्या करती है, गवर्नमेंट से अलग हटके वो अपने लिए सोशल वेलफेयर के काम करती है लोगों के लिए। तो इस तरीके की भी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है। हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब क्या है कि एक केंद्र के लेवल पे सरकार, फिर राज्य के लेवल पे और नीचे ग्राउंड लेवल पे आपको ग्राम पंचायतें भी मिलेंगी और फिर आपको आपातकालीन प्रोविज़न भी मिलेंगे जो कि आपकी जर्मनी से लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके संविधान की विशेषता हैं जिसको फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन संविधान की विशेषता है या फिर नहीं है। तो आई होप अब यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से आपको एलेबोरेट कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक कहाँ है? अगला टॉपिक ये है कि यहाँ पर मैंने बताया है कि लंबा संविधान मतलब लिखित है यूएसए से लिया गया है, अलिखित है यानी कि ब्रिटेन से लिया गया। हमारे यहाँ पे जो संविधान है कुछ प्रोविजंस हैं जिसको लिख दिया गया है बिल्कुल, और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, ज़्यादातर पार्ट तो हमने लिख दिया है कि ऐसे ऐसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काम करेगा। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि क्लियरली कहना चाहिए एक तरीके से मेंशन नहीं है या क्लियरली नहीं लिखी गई है। तो हमारे यहाँ जो है उसका दोनों का मिक्सचर है, जैसे कि लिखित संविधान आपको यूएसए यानी अमेरिका में मिलेगा और आपको अलिखित संविधान मिलेगा कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो इन दोनों को मिला करके हमारे यहाँ पे व्यवस्था चलती है, ठीक। उसके बाद में देखेंगे कि जो हमारा संविधान है सबसे बड़ा संविधान क्यों है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया 395 उसमें अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और आपकी 8 अनुसूचियां हैं इनिशियली। अभी तो ये चीज़ें जो है वो बढ़ करके चेंज हो गई हैं, जैसे अभी 25 भाग हैं, साथ के साथ में आपको 12 अनुसूचियाँ मिलेंगी। और ये जो अनुच्छेद हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं क्योंकि कई चीज़ें हैं जो संविधान से शामिल भी होती हैं, फिर वो निकलती भी रहती हैं। इस वजह से अनुच्छेद याद करना ज़रूरी नहीं है, बट इनिशियल जो फेज़ में जो संविधान जब बना था उस समय में जितने भाग थे, जितने अनुच्छेद थे, जितनी अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स थे, उनको याद रखना ज़रूरी है। यानी कि कितने अनुच्छेद थे हमारे यहाँ पे, आर्टिकल देखे जाएंगे तो 395 थे। भाग कितने थे, तो अगर आप पार्ट्स देखेंगे कि कितने पार्ट्स में संविधान डिवाइड था इनिशियली, तो 22 भाग थे। और अगर आप शेड्यूल देखेंगे यानी कि अनुसूचियाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 8 अनुसूची स्टार्टिंग में थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक की सारी चीज़ें कि क्या बेसिक फीचर्स थे हमारे संविधान के। अब हम चलते हैं कि हमने एक बात की थी कि किस संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो उसको हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से संविधान में जो भी चीज़ें ली हैं वो कहाँ कहाँ से हमने ली है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि लगभग 40 to 50% जो भाग हैं हमने वो कहाँ से लिया है, 1935 के जो हमारा भारत शासन अधिनियम आया था जो कि अंग्रेज़ों के समय आया था, उसको हमने वहाँ से 40 to 50% जो हिस्सा है वो हमारे आज के संविधान में हमने लिया है। और क्यों लिया है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छी कुछ ऐसी चीज़ें उस टाइम पर अंग्रेज़ बना करके गए थे जो कि एक लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी थी और बहुत अच्छी थी। इस वजह से अच्छे प्रोविजंस को हमने क्या किया, हमारे संविधान में शामिल कर लिया। तो आपको 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वहाँ से लगभग आपको कितना परसेंट भाग दिखेगा, लगभग आपको 40 to 50% भाग आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम यही देखेंगे कि 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम था उससे हमने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोविजंस अपने संविधान में लिए। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज से हमने कौन कौन से प्रोविजंस लिए हैं। ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे को यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर आपको एक ना एक क्वेश्चन, यूपीएससी में भी ये पूछ लिया जाता था पहले भी और अभी भी पूछ लिया जाता है कि किस देश से हमने संविधान में कौन सा प्रोविज़न लिया है, ठीक है। तो अभी उसको हम देखेंगे।
तो 1935 के जो 40 to 50% के प्रोविज़न्स हमने लिए हैं 1935 के जो भारत शासन अधिनियम से हमारे संविधान में, उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स शामिल थे हमारे संविधान में। आज के संविधान में कौन कौन सी चीज़ें हमने वहाँ से उठाई है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, सीधे क्वेश्चन ही आपसे ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से ऑप्शन है जिनको हमने, कौन सी ऐसी विशेषता है जिसको हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था उससे हमने कौन कौन से प्रोविजंस लिए। मैं बाईलैंग्वेज चीज़ों को लेके चल रही हूँ सो दैट जो हिंदी मीडियम का जो बच्चा है उसको भी दिक्कत ना हो और इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है उसको भी दिक्कत ना हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कौन कौन से प्रोविजंस लिए हैं। सबसे पहले जो फेडरल सिस्टम है हमारा, जो अभी मैंने बताया किस तरीके का है, क्वाज़ाई फेडरल है ना। तो फेडरल सिस्टम जो है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नर्स है, गवर्नर यानी कि जो अभी वर्तमान में जो आपको राज्यपाल का जो ऑफिस दिखेगा वो हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। फिर जुडिशरी वाला जो सिस्टम है, अभी हम ये चीज़ आगे चल के देखेंगे कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमने अमेरिका से लिया है, बट अगर आप जुडिशरी की बात करेंगे तो वो हमने कहाँ से लिया है, भारत शासन अधिनियम जो आया था 1935 का उससे लिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जैसे कि आपके यूपीएससी वगैरह है और इस तरीके की जो स्टेट पीसीएस के लिए भी कमीशंस बनती हैं, तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भी हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। और इमरजेंसी प्रोविज़न एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, इमरजेंसी का जो मेन टर्म है वो हमने लिया है जर्मनी से, लेकिन उसमें कौन कौन से प्रोविजंस होंगे और ड्यूरिंग इमरजेंसी किस तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना है, लॉज रूल्स उस समय के क्या होंगे, ये सारे प्रोविजंस जो हमने कहाँ से लिए हैं वो भी हमने लिए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी आई होप चीज़ें। तो हम हिंदी में देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम, संघीय तंत्र हमने लिया है यानी कि फेडरल सिस्टम, राज्यपाल का जो कार्यालय यानी कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो हमने लिया है 1935 से, जुडिशरी हमने ली है 1935, लोक सेवा आयोग यानी कि जिस तरीके से यूपीएससी होता है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट पीएससीज होती हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस भी होते हैं स्टेट में, तो वो हमने लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण यानी कि इमरजेंसी के जो भी प्रोविजंस हैं वो सारी चीज़ें भी हमने 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उससे लिया है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ खत्म हुई, यहाँ से आपको क्वेश्चन बार बार ये सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके याद होगा कि कौन से प्रोविजंस हमने कहाँ से उठाए हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो आप स्किप नहीं कर सकते इसको, है ना। अब चलते हैं हमने ब्रिटेन से क्या लिया है। जिस तरीके से मैंने बताया कि लगभग 60 कंट्रीज़ हैं हमारे यहाँ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 60 कंट्रीज़ के, जब हम संविधान बना रहे थे, जब लोग उस समय हमारे जो नेता थे आज़ादी के समय फ्रीडम फाइटर्स जो थे, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो लगभग 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़ा था। जो BN राव जी थे उनको बेसिकली इसीलिए रखा गया था कि वो अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करे, रीड करे, स्टडी करे और वहाँ से प्रोविजंस निकाल करके आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो हमने बहुत सारे अलग अलग जो कंट्रीज़ थी जो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बना चुकी थी या बहुत अच्छे वहाँ पर डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही थी, उन सारी चीज़ों को स्टडी करके हमने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ से हमने क्या क्या चीज़ें ली है। मेजर पार्ट हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ही बताई जा रही है जो कि आपके स्टैंडर्ड्स बुक में भी मिलेगी और जो कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं, उन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो चलते हैं, ब्रिटेन से क्या लिया है हमने। ब्रिटेन से हमने बहुत बड़ी चीज़ ली है, पार्लियामेंट्री रूल। पार्लियामेंट्री रूल, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था चलती है और वही एक तरीके से कहना चाहिए कि उस समय में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ब्रिटेन की संसद जो थी वो एक सबसे सशक्त संसद मानी जाती है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे जिस तरीके से चलता है कि राष्ट्रपति क्या होता है, वो वास्तविक प्रमुख के रूप में नहीं होता है, एक तरीके से वो केवल ऐसा है कि बिल पे हस्ताक्षर करने के लिए ही है राष्ट्रपति, ऐसा कई बारी बोला जाता है। तो वैसा ही चीज़ यहाँ पर चलता है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो कानून बना देती है, वहाँ पर महारानी का केवल और केवल हस्ताक्षर लगता है और फिर क्या होता है, वो जो कानून होता है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है जनता के ऊपर, ठीक है। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, सबसे पहले पार्लियामेंट्री रूल ली है। उसके बाद हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बायोकेमलिज्म। तो ये सारी चीज़ें जो हमने ब्रिटेन से ली। उसके बाद रूल ऑफ लॉ का एक सिद्धांत है, आगे चल करके मैं बताऊँगी। उसके बाद है आपका एजुकेशनल प्रोसेस
यूएस किस तरीके से, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। कैबिनेट सिस्टम, अब जब पार्लियामेंट आता है तो उसमें लेजिस्लेटिव आता है, साथ के साथ में एग्जीक्यूटिव भी आते हैं, और एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन आते हैं, आपकी जो सरकार होती है केंद्र के लेवल पे वो भी आती है उसमें, है ना, और ब्यूरोक्रेट्स तो आते ही आते हैं। तो लॉ मेकिंग का काम लेजिस्लेचर कर देता है, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम आपका एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेट्स का होता है। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो आपकी केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, वो क्या करती है, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाती है। कैबिनेट में क्या होते हैं, बहुत ही चुनिंदा जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, इनके क्या होते हैं, वहाँ पर नेता होते हैं, इनमें इनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो उस कैबिनेट में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक कैबिनेट बनती है, और वहाँ पर ये जो सिस्टम है कैबिनेट सिस्टम हमने इंडिया में भी अडॉप्ट किया है, और ये कैबिनेट सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, वहाँ पर कैबिनेट सिस्टम भी आपको स्ट्रांगली दिखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि काम क्या है, एक तो लॉ बनाना है, उसको बाद इम्प्लीमेंट करना है। तो ध्यान में रखिएगा कि कैबिनेट सिस्टम भी हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद कॉपीराइट आर्टिकल्स जो हैं वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, परमाधिकार लेख, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि परम अधिकार हैं, वो सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, ब्रिटेन से ली हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हिंदी में कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ब्रिटेन का जो संसद है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की है, वो उसको हमने लिया है, हमारे यहाँ पर हमने उसको क्या किया है, हमारे संविधान में शामिल किया है। तो ब्रिटेन संविधान से संसदीय शासन लिया है, उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। द्विसदनवाद कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखेंगे, लोकसभा राज्यसभा दिखेगी। एक जो मान लीजिए कोई भी कानून बनता है तो आपको दिखेगा कि पहले वो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, दोनों में से किसी एक सभा में आएगी। उसके बाद दूसरी जो सभा होती है वो क्या करती है, वो जो बिल पास होके आया होता है उसके ऊपर फिर वो भी स्टडी करती है, एनालिसिस करती है। अगर उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत होती है तो दूसरी सभा होती है वो रिकमेंड करती है, और फिर पहली सभा उसमें चेंजेस करती है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब ये पूरा जो सिस्टम है बहुत ही डिटेल में है, उसको हम देखेंगे जब हम पार्लियामेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए कि राज्यसभा से लोकसभा में वापस कोई बिल जाता है और राज्यसभा कोई चीज़ रिकमेंड करती है तो लोकसभा कितने हद तक उसको मान सकती है और मानने से मना कर सकती है। सारा प्रोविज़न बहुत ही डिटेल में सारे टॉपिक्स देखेंगे। पार्लियामेंट बहुत ही बड़ा चैप्टर है और मैंने उसको बोल रखा है कि हम इसको 3 से 4 क्लासेस में देखेंगे, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं आपका। लेकिन यहाँ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अभी हम फैक्चुअल चीज़ें देख रहे हैं तो हम यहाँ पर फैक्ट की तरह ही चीज़ें चलेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना वो ऑफ ट्रैक हो जाएगा, फिर आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएंगी बहुत सारी चीज़ें, तो कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी सिंपल समझिए कि अगर संसदीय शासन कहाँ से लिया है तो ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार कहने का क्या मतलब है कि जो भी संसद में नेता होते हैं उनको बहुत सारे जो है एक प्रिविलेज मिली होती है। जैसे कि अगर वो सदन के अंदर कोई चीज़ बोल देते हैं तो उसके लिए बाहर कहीं पे भी कोर्ट में मानहानि का दावा नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। इस तरीके की कुछ प्रिविलेज हैं। साथ के साथ में अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सांसद है और वो ड्यूरिंग जो अभी संसद की पूरी कार्यप्रणाली चलती है, मान लीजिए जिस तरीके से बजट सेशन होता है या फिर मॉनसून सेशन चलता है, साल में 3 बार जो बैठकें होती हैं पूरी पार्लियामेंट की, तो अगर कोई व्यक्ति जो है उस समय में सांसद है और उस समय में कोई सेशन चल रहा है, मॉनसून सत्र हो चाहे कोई भी सत्र हो, वो चल रहा है अगर संसद का, तो उस व्यक्ति के खिलाफ में कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जा सकता। इस तरीके के बहुत सारे प्रोविजंस जो होते हैं वो मिले होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे बाद में, कोई डरने वाली टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद द्विसदनवाद मैंने बता दिया, डुअल सदन का कॉन्सेप्ट, विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया। अब यहाँ पर हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 में जो इंडिया में है वहाँ पर हमने 2 चीज़ें ले रखी हैं, यूके और यूएसए, हम दोनों के प्रोविज़न को लेकर के चलते हैं। वहाँ पर जो है लॉ इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो भी प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये सारी चीज़ें, यानी कि विधि का शासन और विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये सारे टॉपिक्स में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो विधि का शासन टर्म है वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप भी हमने ब्रिटेन से लिया है। अमेरिका के रिस्पेक्ट में मैंने बताया कि वहाँ डुअल सिटीजनशिप चलती है, जो वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है वहाँ का अलग नागरिकता है और उनके अंदर में जितने भी स्टेट्स आते हैं हर स्टेट की अलग अलग नागरिकता है, तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप चलता है। बट इंडिया में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप चलता है और ये जो व्यवस्था है वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। उसके बाद में आप अगर मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कि कैबिनेट के बारे में बात करेंगे कि हमारे यहाँ भी एक कैबिनेट होती है जिसमें चुनिंदा लोग होते हैं, तो वो हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक।
ठीक, तो इस तरीके से ब्रिटेन से चीज़ें ली गई हैं। अब चलते हैं कि हमने क्या लिया है, यूनाइटेड स्टेट से क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो यूएसए से बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है आपका। सबसे पहले क्या चीज़ें ली हैं हमने, फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट है वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। मानव अधिकार, जी मूल अधिकार की बात आज हम इतना करते हैं, हर कोई भी मुद्दा आता है उसको हम क्या एक नया एंगल दे देते हैं मानवाधिकार के नाम पे। तो ये हमने लिया कहाँ से है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो यूएसए से ही ओरिजिनेट हुआ है फंडामेंटल राइट। उसके बाद रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा, जब हम आगे जुडिशरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने यूएसए से लिया है। मैंने बताया है कि यूएसए की जो पार्लियामेंट, जो आपकी जुडिशरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पर ये भी है कि एक बैलेंस बनाने के लिए कई बारी ज़रूरत पड़ती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसा है जो कि अपना सही तरीके से डिसीजन नहीं दे रहा है, और अगर वो पागल दिवालिया जैसे टर्म्स होते हैं कि अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है तो उसको फिर क्या कर लिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। तो ये सारे प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर। तो यूएसए में ये भी कॉन्सेप्ट चलता है कि वहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर में संसद क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, विधायिका बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें कानून वो बना सकती है और उसके ऊपर में न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। जो 9th शेड्यूल आगे चल के हम पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, तो ये भी हमने यूएसए से लिया है। उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी आपके यूएसए से ही लिया गया है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो देखिए मैंने यहाँ पर बात की थी न्यायिक समीक्षा की। जब कोई कोर्ट बहुत स्ट्रांग होता है तो उसके पास कुछ पावर होती हैं तभी वो स्ट्रांग होता है। तो जब मैंने बात की कि यूएसए का कोर्ट जो है वो स्ट्रांग है, इट मीन्स कि उसके पास में जुडिशियल रिव्यू का पावर है। और जुडिशियल रिव्यू वो किस चीज़ का करेगा, जो भी लेजिस्लेचर बिल पास करेगी उसी का रिव्यू करेगा कौन, कोर्ट। तो ये भी जो सिस्टम है जुडिशियल रिव्यू का, जिसको हिंदी में न्यायिक समीक्षा कहते हैं, इसको भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। उसके बाद पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो अभी हमारे यहाँ पे उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो भी हमने कहाँ से ली है, वो भी हमने यूएसए से ही ली है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इन सारी चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तब जाके याद होगा। यूएसए से हमने क्या लिया है, यूएसए से हमने लिया है आपका यहाँ पर ले लिया फंडामेंटल राइट ले लिया। उसके बाद हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को किस तरीके से हटाना है वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि जो जुडिशरी है वो वहाँ पर क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी कि न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है। अब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो न्यायिक समीक्षा वाला भी टर्म कहाँ से ले लिया जाएगा, यहीं से उठा लिया जाएगा। तो न्यायिक समीक्षा भी हमने कहाँ से ली है, यूएसए से ही ली है। उसके बाद आप देखेंगे कि महाभियोग लगाना है। महाभियोग किसके ऊपर लगना है, प्रेसिडेंट के ऊपर। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग भी लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, अगर ऐसा लगे कि वो अपने संविधान के दायरे के अंदर रह करके काम नहीं कर रहे हैं या फिर वो भी मानसिक रूप से इस तरीके से विक्षिप्त हो चुके हैं। इन सारे कंडीशंस में, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे जब हम प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, तब हम वहाँ पर देखेंगे कि किस तहत, किन पदों के तहत, किन कहना चाहिए एक तरीके से किन आधार पर हम महाभियोग लगा सकते हैं, इम्पीचमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भी हमने कहाँ से लिया है, वाइस प्रेसिडेंट, वो भी हमने लिया है अमेरिका से। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। आगे भी हम इसको देखेंगे, जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तब यहाँ के हम क्वेश्चन उठाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं आयरलैंड से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो आयरलैंड से सबसे पहले तो जो डीपीएसपी है वो हमने लिया है। आयरलैंड से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ली है डीपीएसपी। और डीपीएसपी क्या होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, यानी कि जो भी स्टेट है, यानी कि राज्य है या फिर केंद्र सरकार जो है, कोई भी नियम बनाती है तो उनको कहाँ से वो एक आधार मिलता है जिसको ध्यान में रख करके वो नियम बनाती है, इन्हीं डीपीएसपी को। डीपीएसपी में आपके आर्टिकल 36 से लेकर के आपके आर्टिकल 36, 37 से लेकर के लगभग आपके आर्टिकल
51 तक चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। उसके बाद 51A में आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाता है। तो यहाँ पर जो ये आर्टिकल्स हैं इनमें डीपीएसपी में चीज़ें मेंशन की गई है कि केंद्र या फिर राज्य है उनको किन किन आधारों पर कानून बनानी चाहिए, कैसी नीतियाँ बनानी चाहिए। जैसे कि इसमें बात की जाती है, अगर आप आगे चलेंगे तो 39 में है कि व्यक्ति को लीगल राइट होना चाहिए। फिर आपको 40 में आपको ग्राम पंचायतें दिखेंगी, जो हमारे यहाँ पे मातृत्व लाभ वाली चीज़ है वो आपको कहाँ पर दिखेगी, 42 में। अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है वो आर्टिकल 44 में आपको दिखेगा। ये सारे टाइम पर जो डीपीएसपी के थ्रू क्या किया गया है, एक तरीके से केंद्र को एक तरीके से एक नॉर्म, एक रूपरेखा बना करके दी गई है कि इस पर चल करके आपको जनता के लिए नीतियाँ बनानी है। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम। तो अभी हमारे यहाँ पे जो होता है, जिस तरीके से राष्ट्रपति को चुना जाता है वो डायरेक्ट नहीं चुना जाता। जैसे कि आप मान लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जनता डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू चुनती है, बट यहाँ पर प्रेसिडेंट का चुनाव किस तरीके से होता है, जो भी सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है और राज्यों की जो विधानसभा होती है, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, वहाँ से जो चुने हुए लोग होते हैं वो मिल करके एक अपना राष्ट्रपति को चुनते हैं। वोटिंग होती है, उसको हम देखेंगे कि जो अनुक्रमानुपातिक जो होता है, सिंगल प्रतिनिधित्व की बात वहाँ पर की जाती है और वहाँ पर फर्स्ट पास द पोस्ट चलता है। वो सारे सिस्टम क्या होता है, यानी कि फर्स्ट पास दी पोस्ट में ऐसा होता है, क्या कॉन्सेप्ट है उसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। उसमें ऐसा होता है कि 4 उम्मीदवार हैं, फिर उनमें से देखा जाता है कि किसको हाईएस्ट वोट मिले, फिर एक उम्मीदवार जो लीस्ट वोट वाला होता है वो हट जाता है, उसके बाद उन 3 के अंदर में टक्कर होती है, इस तरीके से। तो फर्स्ट पास दी पोस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स जो हैं वो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है, तो उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो मैंने बात की कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम किस तरीके से होगा, वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो लोकसभा होती है वहाँ पर चुने हुए लोग होते हैं, बट जो राज्यसभा होती है वहाँ पर आपके चुने हुए लोग जो कि जनता के द्वारा चुन करके प्रतिनिधि बैठते हैं, उनके द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि नॉमिनेशन के थ्रू आते हैं। जो नॉमिनेशन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये जो नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से ही लिया है, ठीक है। तो आपको आयरलैंड से कौन कौन सी चीज़ें मिल गई, आपको आयरलैंड से डीपीएसपी मिल गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति मिल गई और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन मिल गया। ये 3 चीज़ें आपको आयरलैंड से मिल गई। अब चलते हैं कनाडा से हमने क्या लिया है। तो कनाडा से हमने लिया है फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम तो है, लेकिन कैसा फेडरल है, एकात्मक के ऊपर झुका हुआ, यानी कि यूनिटरी सिस्टम की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है। मतलब कहने का क्या है कि फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, संघ और केंद्र और राज्य दोनों मिल करके काम करते हैं, पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर केवल और केवल केंद्र की चलती है, राज्य की नहीं चलती। इसलिए बोला गया है कि फेडरल सिस्टम तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर का या फिर एकात्मकता का सिद्धांत है। ये हमने कहाँ से लिया है, ये जो प्रोविज़न है वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में था और हमने वहाँ से इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद वेस्ट एट द सेंटर पावर्स, ठीक है। सेंटर के पावर के बारे में बताया गया है इसमें कि क्या सेंटर्स के पावर होंगे। उसके बाद डेपुटेशन ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। यहाँ पर चीज़ क्या है कि जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, उनको कौन डिप्लॉय करता है स्टेट में, जो केंद्र है वो करता है। तो ये भी प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से ही लिया है। मतलब कि केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों में गवर्नर को क्या करती है, राज्यपाल को अपॉइंट करती है, राष्ट्रपति के थ्रू करवाती है ना। तो ये प्रोविज़न भी हमने कनाडा से लिया है। उसके बाद एडवाइजरी एडजुडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर दी गई है एडवाइजरी के रूप में, यानी कि सलाहकार के रूप में, ठीक है, एडवाइज़र के रूप में। और ये सलाह किसको देते हैं, ये सलाह देते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जब सलाह मांगता है तो आर्टिकल 143 यानी कि 143 काम करता है और इसके थ्रू राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनसे किसी भी मामले पे, किसी भी मुद्दे पे क्या करता है, सलाह मांगता है कि आप बताइए मुझे किस तरीके से काम करना है। तो ये जो एडवाइजरी सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी हमने कनाडा से ही लिया है, ठीक है। तो क्या क्या लिया है हमने कनाडा से हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि फेडरल सिस्टम है, बट हमारे पास में यूनिटरी सिस्टम भी है, वहाँ पर सेंट्रल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति राज्यों में। उसके बाद अपशिष्ट शक्तियाँ,
अपशिष्ट शक्तियाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि केंद्र क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि कुछ ऐसे मामले हैं जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ये सारे मामले हैं जो केवल और केवल केंद्र के ही हाथ में है, इसलिए अपशिष्ट शक्तियाँ उनको बोला जाता है। और ये भी हमने कनाडा से लिया है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, जहाँ पर आपको मिल गया कि सशक्त केंद्र है, स्ट्रॉन्ग केंद्र है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, वो कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर कहने का मतलब क्या है कि अपशिष्ट शक्तियाँ उनके पास में होंगी, तो वो भी हमने कहाँ से लिया होगा, वो भी हमने कनाडा से ही लिया होगा। ठीक है, इस तरीके से लिंक करके पढ़ना है। अब जब स्ट्रॉन्ग शक्तियां मिली हुई हैं तो जो राज्यों में गवर्नर को डिप्लॉय करने की भी शक्ति कहाँ से ली जाएगी, वो भी आपकी कनाडा से ही ली जाएगी। इस तरीके से लिंक करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद में आपको एक चीज़ याद करनी है कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन यानी कि सलाहकारी न्याय निर्णयन, ये भी हमने कनाडा से ही लिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि हमने और क्या क्या चीज़ें ली हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि एडवाइजरी जो जुडिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में है। जैसे कि 3 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर वो लिस्ट अपना सुझाव दे सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट का कोई अगर विषय है, समवर्ती सूची का कोई विषय है, उस पर दे सकते हैं। अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड गैदरिंग, तो ट्रेड, व्यापार वगैरह से रिलेटेड भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसके ऊपर सलाह की ज़रूरत है तो भी कोर्ट सलाह दे सकता है। जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके भी तहत क्या हो सकता है, मुद्दों पे जो उच्चतम न्यायालय है वो क्या कर सकता है, आपको जो है सलाह वगैरह दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब देख लेते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें ली हैं हमारे संविधान में। तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले ली है हमने कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके की लिस्ट होती है। एक होती है आपकी सेंट्रल लिस्ट होती है जिसमें केंद्र क्या क्या चीज़ों के ऊपर कानून बना सकता है वो मेंशन होता है। एक होता है आपका स्टेट लिस्ट जिसमें राज्य किन विषयों पर, किन सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकता है इसके बारे में होता है। और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके किसी टॉपिक पर जो चीज़ें उसमें मेंशन होती है उस पर कानून बना सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है कॉन्करेंट लिस्ट का। उसके बाद और क्या चीज़ें ली हैं, अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड गैदरिंग्स, तो ट्रेड, व्यापार वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें, प्रोविजंस किस तरीके से होने चाहिए, अगर दो राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हैं। उसके बाद जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट मीटिंग का मतलब क्या है, एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 108। तो 108 आर्टिकल के तहत में क्या होता है, जॉइंट मीटिंग होती है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही जॉइंट मीटिंग कराई जाती है। इसका जो अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्षता करता है जो कि लोकसभा का स्पीकर होता है वो। लेकिन ये जॉइंट मीटिंग किसके कहने पे बुलाई जाती है, तो राष्ट्रपति के कहने पर ये जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है। सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू के लिए सारी चीज़ें बता रही हूँ मैं। तो जॉइंट मीटिंग का कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट मीटिंग तब ली जाती है जब मान लीजिए कोई ऐसा बिल है जिसके ऊपर में दोनों जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, दोनों किसी मुद्दे पर राजी नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, जॉइंट मीटिंग कराई जाती है उस टॉपिक पे और फिर वहाँ पर बैठक होती है और सारे जो लोकसभा के भी लोग वहाँ पे होते हैं, राज्यसभा के भी लोग होते हैं और फिर उस मुद्दे पर क्या होती है, चर्चा होती है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। उसके बाद हमने जर्मनी से क्या लिया है, तो जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो मैंने बताया जब भी जर्मनी का नाम आए तो किसका नाम याद आता है, हिटलर का नाम आता है। अब जिसने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी वो जानता है कि हिटलर बहुत ही एक तरीके से बहुत ही बड़ा व्यक्ति था जिस समय में ये शासन कर रहा था। उसने बहुत ज़्यादा मोनोपोली अपनी क्रिएट कर रखी थी। बहुत ही उस समय में कंडीशन जो थी वो बहुत ही भयावह थी। मतलब वो चाहता था कि जर्मनी को क्या कर ले, सर्वोच्च एक देश, सर्वोच्च एक राष्ट्र बना दे। इसलिए वो जो भी चीज़ें हो सकती थी वो कर सकता था। लोगों के अधिकारों वगैरह के बारे में उस समय हिटलर ने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो हिटलर ने जर्मनी में एक आपातकाल इमरजेंसी लाइक सिचुएशन खड़ी कर दी थी और सस्पेंशन कर दिया था उस समय में फंडामेंटल राइट्स का। जब भी जर्मनी में जो आपका इमरजेंसी वगैरह लगती है उस समय में जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स है वो क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने अपने यहाँ पे ले लिया है हमारे संविधान में भी। जब भी इमरजेंसी लगती है तो कई सारे ऐसे हमारे आर्टिकल्स हैं, कई सारे हमारे जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमसे छीन लिए जाते हैं। तो उसको हम देखेंगे जब हम इमरजेंसी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम प्रेसिडेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे।
आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके अगर आप देखें तो बाकी सारे जो चीज़ें हैं, सारे जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपसे क्या आर्टिकल 19 ही है जिसको आप चीज़ें पहले डिसॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद में बहुत सारे इसमें प्रोविजंस है। आर्टिकल 359 के तहत और 358 के तहत इसमें चीज़ें बताई गई हैं कि कौन से ऐसे अधिकार हैं, कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इमरजेंसी के तहत बने रहते हैं उसके टाइम पे, और कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपसे छीन लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे इमरजेंसी वाला तब हम आर्टिकल 358 और 359 पढ़ेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है इनको भी पढ़ेंगे, और सारे इमरजेंसी के प्रोविजंस भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स इस समय में छीन लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वहाँ पर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बस इतना याद रखना है कि कौन से स्टेट से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो इमरजेंसी का इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है वो हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है, आपातकाल के समय में मूल अधिकारों का स्थगन। उसके बाद हमने यूएसएसआर से, सोवियत यूनियन से क्या लिया है, आज का जो रशिया है वो उसको 1992 से पहले क्या बोला जाता था, यूएसएसआर बोला जाता था, सोवियत यूनियन बोला जाता था। तो उससे हमने दो चीज़ें ली हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमने ली है फंडामेंटल ड्यूटी। इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो इनिशियली नहीं था संविधान में। आर्टिकल 51A के तहत हमने उसको जोड़ा। एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी जिनकी रिकमेंडेशन पे हमने क्या किया था, इसको जोड़ा था। सारी चीज़ों के बारे में जब हम फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तब हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो हमने ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि लोगों के जो मूल कर्तव्य हैं, एक तो होता है अधिकार, दूसरा होता है कर्तव्य। अधिकार मतलब जो आपके जीवन को जीने के लिए, चलाने के लिए मूलभूत चीज़ें चाहिए वो, लेकिन एक कर्तव्य होता है कि जो एज अ नागरिक आपको क्या करना है, करना चाहिए। जैसे कि आपको राष्ट्रगान का सम्मान करना है, आपको हमारे जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनका संरक्षण करना है, आपको समाज में एक हारमोनी यानी कि एक कहना चाहिए कि सौहार्द्रता बना करके रखनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। और ये हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है ये सोवियत यूनियन से, जो कि आज का रशिया है। उसके बाद में जस्टिस लिया है। कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये सारी चीज़ें, सामाजिक आर्थिक जो न्याय है, ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, रशिया से ही लिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा है कौन सी कंट्री से, फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया है, हमारे प्रियम्बल में भी चीज़ें मेंशन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीन चीज़ें हमने फ्रांस से ली है। ये फ्रांस में कब इवॉल्व हुई थी, जब फ्रांस में 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। उस समय में इन्हीं तीन टॉपिक्स के ऊपर में वहाँ पर उस समय में क्रांति चल रही थी और वहाँ के लोगों की मांग थी कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आए, साथ के साथ में जो दो तीन कॉन्सेप्ट लेकर आया, जैसे कि फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वालिटी इन द इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली, फ्रांस से ली। उसके बाद में हमने रिपब्लिक जो टर्म है, गणतंत्रात्मक एक व्यवस्था जो है, जो कि बोला जाता है कि भारत एक गणतंत्र है, तो रिपब्लिक जो टर्म है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, वो भी हमने कहाँ से ली है, वो भी हमने फ्रांस से ही ली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रांस से क्या क्या लिया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली, साथ के साथ में प्रस्तावना में हमने जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भाषा जो जोड़ी है, तीन शब्द जोड़े हैं हमने अपने प्रियम्बल में। कौन कौन सी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये तीनों टर्म हमने कहाँ से लिए हैं, हमने ये लिया है फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता या फिर समता, और तीसरा कौन सा है, बंधुत्व। ये तीनों चीज़ें हमने कहाँ से ली, फ्रांस से ली। ठीक है, और साथ के साथ जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो कि प्रियम्बल में ही मेंशन है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। अब चलते हैं अगली कंट्री, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है और साथ के साथ रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल मतलब कि कुछ मामले में हम अपने संविधान में अमेंडमेंट करके नई चीज़ें जोड़ सकते हैं या फिर पुरानी चीज़ें हटा भी सकते हैं। तो ये प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया है, अमेंडमेंट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने का, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। तो याद रखिएगा, एस फॉर साउथ अफ्रीका, एस फॉर संशोधन हिंदी में। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, साउथ अफ्रीका से ली है, संविधान का संशोधन। उसके बाद इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। तो हमने इलेक्शन, जो राज्यसभा में मेंबर्स जो इलेक्ट होके आएंगे, उनका जो प्रोसेस क्या होगा, वो भी हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया। ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है उसके लिए
एक कंट्री है, कंट्री का नाम बताना है आपको कि कौन सी कंट्री है जो कि राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होते हैं लोगों के, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, वो प्रोविज़न हमने किस कंट्री से लिया है। वो एक अलग कंट्री है, लेकिन अगर राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन किस तरीके से होगा, इसके प्रोसेस की बात की जाएगी, तो वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले कंट्री जापान की तरफ। जापान से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं? जापान से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये दो टर्म जो है उसको हम देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। जब हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे उस समय भी ये चीज़ निकल के आएगी। ठीक है, तो समता का नियम और विधि का शासन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक होता है जिसमें क्या होता है, केवल कानून देखा जाता है कि कानून जो है वो सही तरीके से सही प्रोसेस को फॉलो करके बना है कि नहीं बना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब ये है कि कानून बना है, प्रोसेस फॉलो किया, ये तो ठीक है, लेकिन वो कानून जनता के लिए वाकई में हितकारी है या नहीं है, तो ये विधि की उचित प्रक्रिया होती है। और जो विधि की प्रक्रिया को फॉलो करके चीज़ें बनी होती हैं उसमें अलग सिस्टम होता है। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है इसको हम देखेंगे। ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और प्रोसीजर ड्यू टू लॉ, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इसको जैसे जैसे हम क्लासेस आगे बढ़ेंगी वो हम देखेंगे। फिलहाल हमने ये चीज़ें जापान से ली हैं। जो है क्या, कौन सी चीज़ ली है हमने जापान से? जापान से ली है हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो इसको हमने कहाँ से लिया है? जापान से, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले में दो चीज़ें हैं। मैंने जब स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो संविधान है वो संघीय भी है और हमारा संविधान क्या है, एकात्मक की तरफ भी झुका हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न्स हैं जो कि संघीय हैं और कौन से ऐसे प्रोविज़न्स हैं जो कि एकात्मक है, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए हमको इसको जानना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर से भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि एकात्मक व्यवस्था क्या है। अगर आप एकात्मक व्यवस्था समझ जाएंगे तो उसका अपोजिट आपको जो है संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम जानना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था यानी कि क्या, यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर मतलब क्या कि सारी अथॉरिटी, सारी जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति के पास है, यानी कि वो हो सकता है केंद्र सरकार। ठीक है, या फिर वो कई देशों में होता है राष्ट्रपति। तो कई जगह पे राष्ट्रपति बहुत पावरफुल होते हैं, हमारे यहाँ पे क्या है, जो केंद्र की सरकार है वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच चलता है। हमारे यहाँ यूनिटरी भी है, हमारे यहाँ पे फेडरल चीज़ें भी चलती हैं, मतलब कि कई मामलों में केंद्र और राज्य मिल करके भी काम करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि संविधान की एकात्मक विशेषता कौन कौन सी है। इसमें सबसे पहले आएगा मजबूत केंद्र। मैंने जब बात की कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर जो होगा वो हमारे यहाँ पर होगा, और ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग सेंटर कहने से ही पता चल गया, मतलब कि राज्यों का यहाँ पर रोल ख़त्म। ये इट मीन्स क्या हुआ, ये हो गई एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, यूनिटरी फीचर हो गया ये कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरी चीज़ क्या आ गई, एकल संविधान। एकल संविधान मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन एक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ है। चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही काम करना है। तो ये भी क्या हो गया, एकल संविधान, और साथ के साथ में एकात्मक व्यवस्था हो गई हमारे भारतीय संविधान की। ठीक, उसके बाद आता है विनाशकारी राज्य। विनाशकारी राज्य मतलब क्या, अमेरिका में आपने देखा होगा कि राज्यों को अलग से पावर दी गई है, वहाँ पर राज्यों के लिए अलग से कोर्ट्स हैं, अपने इंटरनल मामले राज्य खुद देखते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, भारत को राज्यों का संघ बोला गया है। वहाँ पर यह है कि राज्यों से मिलकर के भारत तो बना है, लेकिन हमारे यहाँ राज्यों को खुद से अपने आप को सेपरेट करने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, यूनिफिकेशन जब हुआ था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कराया था, तो यही सारी चीज़ें थी उस समय में कि भारत के जो भी राज्य हैं वो खुद से अलग नहीं हो पाएंगे। उसमें जो केंद्र है, जो संसद है, वही उसमें बदलाव कर सकते हैं। वही चाहे तो उनको किसी दूसरे देश को सौंप भी सकते हैं, उनके नाम में बदलाव कर सकते हैं, उनके क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। राज्यों को अपने मामले में अलग होने की आज़ादी नहीं है हमारे यहाँ। तो ये भी एक तरीके का यूनिटरी फीचर है, एकात्मक विशेषता है। उसके बाद इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगती है तो राज्यों के जो अधिकार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दो
2-3 तरीके से लगती है। अब हम सारी चीज़ों को देखेंगे जब हम इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, वास्ट चैप्टर है। तो आपातकाल जब लगता है तो कुछ मामलों में राज्यों के अधिकार जो हैं वो छीन लिए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर भी केंद्र हावी हो जाता है और इसको बोला जाता है एकात्मक विशेषता। उसके बाद में एकल नागरिकता का टर्म चलता है। एकल नागरिकता मतलब कि सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। ये भी एक यूनिटरी फीचर है संविधान का। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि राज्यों के लिए अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी और देश के लिए अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप चलता है, यूनिटरी फीचर। उसके बाद आते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल आपको दिखाई देगा यहाँ पर 212 में, और वहाँ पर क्या होता है, आर्टिकल के थ्रू आपको क्या होता है, जो पार्लियामेंट है वहाँ पर राज्यसभा को क्या दी जाती हैं, ये अधिकार दिया जाता है कि वो क्या कर सके, अखिल भारतीय सेवाएं बना सके। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या आएगा, IAS हो गया, IPS हो गए, ये सारी चीज़ों, इनके लिए जो भी कानून वगैरह बनाने हैं, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, फॉरेन नहीं फॉरेस्ट सर्विस, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर कानून बनाने की जो अथॉरिटी है वो संसद के पास है। राज्यों का इनके ऊपर में कोई भी जो है वो नहीं है, राइट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भी राज्यों में भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को अपॉइंट करना है या उसको फिर नौकरी से त्याग करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हाथ में रहती है। राष्ट्रपति ही क्या करता है, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, IAS IPS हो गया, उसको किसी भी राज्य में अपॉइंट करता है। ठीक है, ट्रांसफ़र करना वो स्टेट की बात होती है, लेकिन अपॉइंट करना और उनको सेवानिवृत्त करना ये काम सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास है, राष्ट्रपति के पास है। राज्यों का वहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ये भी एक एकात्मक व्यवस्था हो गई, यूनिटरी फीचर हो गया। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति। कई जगह ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि राज्यपाल जो रबर स्टैम्प बोला जाता है केंद्र का, मतलब कि कई जगह पे राज्यपाल होते हैं जो राज्यों में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको सही तरीके से काम नहीं करने देते, उनके तरफ उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। और राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, केंद्र सरकार नियुक्त करती है। इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर भी संघीय व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर भी केंद्र ज़्यादा हावी हो गया है और यहाँ पर यूनिटरी फीचर दिखाई देता है संविधान का। उसके बाद आप सिंगल आयोग है चुनाव के लिए, एक चुनाव आयोग होता है और वही क्या करता है, देश में जो लोकसभा के चुनाव को कंडक्ट कराता है। लोकसभा, राज्यसभा, साथ के साथ में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके चुनाव जो है वो एक ही चुनाव आयोग करवाता है। केवल ग्राम पंचायतों के लेवल पे जो चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग के अंदर आता है। बाकी सारे जितने भी चुनाव है वो कौन करवाता है, जो एक सेंट्रल लेवल पे चुनाव आयोग होती है वो करवाती है। इसलिए इसको भी एक यूनिटरी फीचर माना गया है। उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका, मैंने बता ही दिया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिविजनल, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ही फाइनल डिसीजन होती है। अगर कोई मुद्दा है जो कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, चाहे वो किसी निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला बोल दिया, जो उन्होंने बता दिया कि ये सारी चीज़ें ही क्या होंगी, फाइनल होंगी, तो उसको ही फाइनल डिसीजन माना जाता है। ठीक, उसके बाद में लेखा परीक्षा होती है, मतलब कि ऑडिटिंग की जाती है। जब भी कोई भी जगह पे, मान लीजिए कि स्टेट का कोई शासन है, वहाँ पर कोई चीज़ें हुई, कोई पॉलिसी हुई जिसमें फंडिंग से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है, तो CAG होती है। CAG क्या करती है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, CAG क्या करता है, वो केंद्र से रिलेटेड भी सारे मामले देखता है फंडिंग के, कि सही तरीके से अगर बिल पास हुआ है, बजट पास हुआ है, तो उस बजट को सही तरीके से उस काम में लगाया गया या नहीं लगाया गया। या कोई कंपनी है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की भी हो, अगर उसकी ऑडिटिंग का जिम्मा CAG को मिल गया तो CAG देखती है कि यहाँ पर कंपनी सही तरीके से फंडिंग का जो पैसे हैं उसका सही तरीके से यूज़ किया या नहीं किया। तो इस तरीके से भी एक रेगुलेशन बनाने का काम किया जाता है। स्टेट के ऊपर भी CAG क्या कर सकती है, जा कर के अपनी ऑडिटिंग कर सकती है, इसलिए भी इसको यूनिटरी फीचर माना गया है। उसके बाद क्या होता है, राज्य विधेयकों पर वीटो। तो वीटो करने की शक्ति जो है वो भी आपके पास में है, किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है और गवर्नर के पास में है। ठीक है, और कई मामले में ऐसा होता है कि जो स्टेट, कोई स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो कोई बिल लाती है, उसको वो राज्यपाल के पास पहले तो भेजते हैं कि बिल जो है फाइनल, अगर वो दोनों, जैसे सदन है, कई ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे आपकी विधानसभा भी होती है और वहाँ पर विधान परिषद भी होती है। जब हम आगे पढ़ेंगे आपका पार्लियामेंट वाला चैप्टर, तो वहाँ पर देखेंगे, जब स्टेट लेजिस्लेचर की बात पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे कि विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद कैसे अलग है, और जैसे जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे आपका लोकसभा और राज्यसभा है, बिल्कुल उसी तरीके से स्टेट लेवल पे आपको विधानसभा और विधान परिषद मिलेंगे, काउंसिल मिलेगी और आपको लेजिस्लेचर मिलेगा। तो वहाँ पर क्या होता है
कि जब भी कोई वैसा मुद्दा होता है जो मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने बनाया, कोई बिल बनाया, बिल पास किया दोनों सदनों से या फिर कहीं कहीं पर केवल विधानसभा होती है वहाँ से, और फिर वो भेजते हैं गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नर क्या करता है, उस बिल पर सिग्नेचर करने से मना कर देता है या अपने पास होल्ड करके रख लेता है, ठीक है। वो भी हम आर्टिकल देखेंगे कि आर्टिकल 200 और 200 और 201 के तहत में राज्यपाल को भी कुछ पावर मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो राज्यपाल मामलों को कैसे अपने पास रोक के रखता है, पहले तो ये कह देता है कि मैं इस पे सोच विचार करूँगा, या फिर कई ऐसे मामले होते हैं जो राष्ट्रपति के एजेंट के लिए रख दिया जाता है कि वो कानून तो राज्य ने बनाया है लेकिन इसके ऊपर फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति देंगे कि सिग्नेचर करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर जो मुद्दा आ जाता है तो यहाँ पर भी बोला जाता है कि राज्यों की पावर एक तरीके से छिन गई, क्योंकि यहाँ पर भी केंद्र सरकार हावी हो गई, क्योंकि राष्ट्रपति तो केंद्र की सलाह पर ही काम करता है ना। आर्टिकल 75 में मेंशन है कि जो राष्ट्रपति जो होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। मतलब कि क्या हो गया, एक तरीके से राज्यों की पावर कहाँ पर चली गई, गवर्नर से होते हुए राष्ट्रपति के पास चली गई, और अब उन राज्यों के ऊपर जो बिल बने हुए हैं उनके ऊपर जो है एसेंट लेने का काम राष्ट्रपति के पास चला गया, अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास चला गया। मतलब राज्य की जो एक शक्ति है किसी को कानून को बनाने की, वो उनसे एक तरीके से छिन गई। तो इसको भी एकात्मक विशेषता के अंदर का शामिल किया गया है। साथ के साथ में राज्यों की वित्तीय निर्भरता है। वित्तीय निर्भरता कहने का मतलब है कि जो फाइनेंस कमीशन होता है वो क्या करता है, जो भी टैक्स का कलेक्शन होता है अलग अलग राज्यों का, उसको वो क्या करता है, राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये काम जो है, जो वित्त आयोग है, जो कि फाइनेंस कमीशन है, जो कि आर्टिकल 280 के तहत आती है, वो भी किसके अंदर आती है, केंद्र सरकार के अंदर ही आती है। इस वजह से बोला जाता है कि राज्यों को कितने पैसे मिलेंगे, कितने % रेवेन्यू अलॉट किया जाएगा, ये भी केंद्र के पास एक तरीके से चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मामला कहाँ पर आ जाता है, फंस जाता है, और इसको भी बोल दिया जाता है कि ये भी क्या है, यूनिटरी फीचर है, यानी कि एकात्मक विशेषता है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूरा आज का मुद्दा था, फीचर्स क्या थे हमने वो देखे, उसके बाद में हमने कौन कौन से देशों से किन किन विशेषताओं को अपने संविधान में लिया है हमने उसको भी देखा। साथ के साथ में यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर के बारे में देखा। फेडरल फीचर कहाँ, जहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण की बात आएगी, जैसे कि मान लीजिए कि न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव और जो है आपकी कार्यपालिका, ये सारे मिल करके, जो विधायिका लेजिस्लेटिव है, ये सारे जब मिल करके काम करेंगे तो उसको फेडरल सिस्टम बोल दिया जाएगा। अगर त्रिस्तरीय सरकार की बात आएगी कि हमारे यहाँ पे 3 लेवल पे सरकार है, मतलब केंद्र भी अपना मामला देख रही है, राज्य अपना मामला देख रही है, पंचायतें अपना मामला देख रही है, वहाँ पर एक फेडरल सिस्टम आ गया। अगर आप बात करेंगे कि किसके बारे में, अगर आप बात करेंगे लिस्टिंग के मामले में, तो राज्य सूची में कई सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर केवल और केवल राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। तो वहाँ पर एक तरीके से आप देख लीजिए कि फेडरल सिस्टम की बात की गई है कि राज्य को भी कुछ स्वायत्तता मिली हुई है। इस तरीके से जो भी सिस्टम है, जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप संघीय व्यवस्था में डाल सकते हैं, संघीय विशेषता में डाल सकते हैं, फेडरल फीचर में डाल सकते हैं। और जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर जो है केंद्र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है या फिर केंद्र ज़्यादा हावी हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा हावी हो रही है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, उन सारे फीचर्स को आप यूनिटरी यानी कि एकात्मक विशेषता में शामिल कर देंगे। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आपको पढ़ के ऐसा लगे कि यहाँ पर केंद्र हावी हो रहा है, उसको आप, उस विशेषता को आप यूनिटरी फीचर में यानी कि एकात्मक विशेषता में डालिए। जहाँ पर आपको लगे कि दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, केंद्र, राज्य, न्यायपालिका सारे मिल करके काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, उसको आप संघीय व्यवस्था में डालिए, ठीक है। तो आई होप आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, सारे टॉपिक्स भी क्लियर कर दिए हैं। जो जो चीज़ें मेंशन थी उन सभी चीज़ों को मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब हम चलते हैं लास्ट हमारे, जो हमने प्रीवियस क्लास में जो भी टॉपिक डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड कुछ 5-6 क्वेश्चन है। क्विक हम एक रिवीजन ले लेते हैं, यहाँ से आपको प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था वो याद भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आपके एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल उसको ध्यान में रख करके यहाँ पर चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन वाइज भी देखेंगे कि ईयर वाइज देखेंगे कौन से साल में कहाँ पर प्रश्न आया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है संविधान सभा की कुल सदस्यता
389 थी, जिनमें से प्रतिनिधि थे देसी रियासतों के कितने थे ये पूछा गया है। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389, ऑफ विच वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 389 सदस्य तो थे ओवरऑल जब संविधान सभा बनी थी, मैंने बताया था। तो इसमें पूछा गया है कि देसी रियासतें उसमें से कितनी थी, ठीक है, देसी रियासतों की संख्या के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आया कब है, तो ये क्वेश्चन आपका आया है एसएससी CHCL में आया है, 2022 में आया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसके बारे में बात की जा रही है, संविधान सभा की। पहली बात तो एक फैक्ट मिल गया कि 389 मेंबर्स थे, जो कि हमने क्लास में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर पूछा गया है कि देसी रियासतें यानी कि प्रिंसली स्टेट में कितने मेंबर्स थे। तो आपका ऑप्शन क्या है, 84, 102, 109 या फिर 93। तो मैंने बताया था इसमें कि कितनी आपकी देसी रियासतें थी, 389 में आपकी देसी रियासतें थी कितनी, 93 आपकी देसी रियासतें थीं। इनमें से कुछ आपके 73 के अराउंड आपकी मुस्लिम लीग के लोग थे। उसके बाद 208 आपको कौन था, जो कांग्रेस के द्वारा जीत करके आए हुए लोग थे। ये सारी चीज़ों को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो जब देसी रियासतों की बात आए, उनकी संख्या कितनी है, 93 देसी रियासतें थी जब संविधान सभा बनी थी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से बताना है कि संविधान सभा के बारे में कौन सा सही है। ये क्वेश्चन कब आया है, एसएससी CGL में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है क्या कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है। फर्स्ट है, संविधान सभा ने मई 1947 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ली थी, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था, ये ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या है, जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। और ऑप्शन डी क्या है, जुलाई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ठीक। अभी आपको इसमें से बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखिए, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रही थी। ऐसा कोई भी टॉपिक, ऐसा कोई भी लाइन नहीं है जो कि मैंने ना पढ़ाया हो, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन ए से देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949, ठीक है। 1949 में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उन्होंने रेटिफाई किया था राष्ट्रमंडल को, जबकि आपके यहाँ पर लिखा क्या है, 1947 लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत ने अपनी सदस्यता की थी शामिल, ठीक है, 1949 में, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल में भारत कब शामिल हुआ था, 1949। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था, ठीक है। तो राष्ट्रगान को अपनाया कब, 1950 में। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने बताया है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को ही हमने क्या किया था। ये स्टेटमेंट सही है आपका, क्योंकि हमने बताया था कि जो 24 जून था, 24 जैन था 1950 का, उसमें हमने दो चीज़ें ली थी, आपका राष्ट्रीय गीत भी लिया था और राष्ट्रगान भी लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, क्योंकि वहाँ पर बात की जा रही है कि 1950 जनवरी में राष्ट्रगान अपनाया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय जो नेशनल एंथम है उसको भी हमने लिया था राष्ट्रगान को, और जो नेशनल सॉन्ग है उसको भी हमने 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। अगला स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था, 1948 में, जबकि मैंने पढ़ाया कि दोनों चीज़ों को 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, जुलाई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि देश आज़ाद कब हुआ था, 1947 में। और जब देश आज़ाद होने वाला था उसके पहले ही, जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था उसके पहले ही हमारे जो नेता थे उस समय के, उन्होंने सोच लिया था कि देश का एक तिरंगा होना चाहिए। इसलिए 47 से पहले ही हमारा जो तिरंगा है वो अपना लिया गया था। कब अपनाया गया था, वो अपनाया गया था 22 जुलाई को। 22 जुलाई आपका 1947 में हमने राष्ट्रध्वज को अपना लिया था। इसलिए यहाँ पर चीज़ें क्या
क्या लिखी गई है, 49 लिखी गई है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आंसर बी जो है वहाँ हमारा सही है। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में क्या किया था, आपका नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान को क्या किया था, एक्सेप्ट और अडॉप्ट किया था। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में जब मैंने कमिटीज़ पढ़ाई थी इसी फर्स्ट क्लास में, तो बताया था कि 8 मेजर कमिटीज़ है और उसके बाद बहुत सारी सब कमिटीज़ बनी। तो वहाँ पर सब कमिटीज़ में एक कमेटी थी जिसके बारे में मैंने पढ़ाया भी था, हाउस कमेटी के बारे में। तो पूछा गया है कि कौन था, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसमें हाउस कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मैंने बताया था पट्टाभी सीतारमैया, बहुत ही फेमस नाम थे इसलिए। और मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने ये भी बोला था कि जो भी मेजर जो 8 हैं उनके तो आपके अध्यक्ष के नाम याद रखने ही रखने हैं, जो आपके सब कमिटीज़ हैं उनमें भी जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में आपने कहीं हिस्ट्री वगैरह में पढ़ रखा है, बहुत सुन रखा है, उनको आपको याद रखना है। तो हाउस कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया एसएससी सीजीएल 2022 में। कौन है इसके अध्यक्ष, पट्टाभी सीतारमैया। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था। तो मैंने बताया था कि संविधान को बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ठीक, और मैंने ये भी बताया था कि टोटल 11 सिटिंग्स हुई थी तब जाकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ। 11वीं जो सिटिंग है वो कब हुई होगी, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ होगा, यानी कि देश जो है हमारा जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया होगा, यानी कि 26 जनवरी 1950, है ना, जिस दिन हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया, हमने अडॉप्ट किया, पूरी तरीके से देश को क्या कर दिया, जनता को सौंप दिया, वो दिन था 26 जनवरी का और 11वीं बैठक थी वो। यहाँ पर पूछा किसके बारे में गया है, 10th जो हमारी असेंबली थी, जो सभा थी, वो कब बैठी थी, तो ये बैठी थी, मैंने 3 डेट बताई थी और यहाँ पर तीसरा डेट क्या था, 4 नवंबर 1948 से लेकर के 8 जनवरी 1949 तक का। तो इतना लंबा जो सेशन लगा था वो लास्ट था। उसके बाद से फिर क्या हुआ, आपका नवंबर में चीज़ें हुई थी 10th वाली, और उसके बाद में चीज़ें आपके सामने लेकर के आई और फाइनली 50 में 26 जनवरी 1950 में आपका क्या हुआ, जो देश है वो मनीष अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब बनी थी 1946 में, तब किसको एडवाइज़र बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया था। तो आपके ऑप्शंस क्या है, ये एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका 2023 में पूछा गया है, तो बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। बात क्या की जा रही है, संवैधानिक सलाहकार, यानी कि किसके बारे में बात की जा रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के बारे में। कौन था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र संविधान सभा में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र का काम क्या था उस समय में। पहली बात तो मैंने ये बताया था कि अलग अलग जो कंट्रीज़ थी उनके संविधान को क्या करना था, स्टडी करना था, और फिर वहाँ पर से क्या हम मेजर्स, क्या जो प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर सकते हैं, ये देखने का काम किसका था, एडवाइज़र का था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सलाहकार था उसका था। और कौन थे वो सलाहकार, तो मैंने बताया था कि BN राव जी थे, उनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, जिन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान को क्या किया था, रीड किया था, स्टडी की थी, और उसके बाद वहाँ से प्रोविजंस हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था। तो ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है 2023 में। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मैंने नहीं बताया हो, नहीं पढ़ाया हो। तो सारे क्वेश्चन जो वैसे ही आए हैं, सारे टॉपिक्स हमने अपने जो क्लास है उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो बहुत अच्छे से आपको सारी क्लासेस को फॉलो करना है, और एक जब ये पूरा सेशन सीरीज़ ख़त्म होगी, एक बहुत अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है, हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। तो मैंने ये भी बताया था, मैंने बिल्कुल बताया था कि कैलियोग्राफर कौन था, इंग्लिश और हिंदी दोनों बताया था। तो ऑप्शन में क्या है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वसंत कुमार वैद्य, नंदलाल बोस या फिर SN मुखर्जी। तो मैंने बताया था कि कौन थे कैलियोग्राफर। इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाएगी तो प्रेम बिहारी
नारायण रायज़ादा, तो प्रेम बिहारी का नाम याद रखिएगा। इटालियन शैली में इन्होंने इंग्लिश में लिखा था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में इन्होंने लिखा था। ये इंग्लिश कैलियोग्राफर थे। हिंदी में किसने लिखा था? वसंत कुमार वैद्य जी ने हिंदी में संविधान का ट्रांसलेशन किया था, अनुवाद किया था। तो वसंत कुमार नाम याद रखिएगा, वसंत कुमार वैद्य, हिंदी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा। और जो प्रेम बिहारी नारायण है उन्होंने क्या किया था? इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा संविधान लिखा था। तो अब आई होप कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि मैंने नहीं पढ़ाया हो और जो आपको ना पता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर क्लासेस आपने ली है तो सारे क्वेश्चन आप करने के लिए कैपेबल रहेंगे। आपको बस ध्यान से क्लासेस सुननी है और एक बार में चीज़ें याद नहीं होंगी, 2 से 3 बार आपको सुनना पड़ेगा। स्पीड अप करके भी आप सुन सकते हैं सो दैट आपको एक अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिले। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी टॉपिक्स थे उसको इन डिटेल में हमने चर्चा की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खाना पूर्ति करके बस निकल गए हो। जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हर टॉपिक को लेकर के हम चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उनको लेकर के जितने डिटेल में वहाँ पर ज़रूरत है चर्चा करने की उसको हम देख रहे हैं। साथ के साथ क्वेश्चन के साथ हम रिविज़न भी कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा हमारा, वहाँ पर हम अपने प्रियम्बल साथ के साथ में जो संविधान में अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में देखेंगे कि कौन सी अनुसूची में किन किन चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आपको करना क्या है कि इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करना है। जब ये पूरा क्लास, ये पूरी सीरीज़ ख़त्म होगी, बहुत ही अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेस आपका तैयार हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आप क्या कर पाएंगे, कैपेबल हो पाएंगे आंसर देने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।